हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 के 4 टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम 5th टॉपिक की ओर चलते हैं। 5th टॉपिक है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह नियम आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इस नियम के अंदर आप सबसे पहले इन 3 नए शब्दों के बारे में पढ़िए। पहला शब्द है वाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ का अर्थ होता है कि वो पदार्थ जिसकी वाष्प बनती हो। अब वो पदार्थ चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो। दूसरा शब्द है आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब को हम इस छोटे से चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक विलयन के अंदर 1 मोल विलायक और 1 मोल विलेय उपस्थित है। विलायक के कण ब्लू कलर के हैं और विलेय के कण ग्रीन कलर के हैं। तो विलायक के कणों के द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया जो दाब है उसे हम विलायक का आंशिक वाष्प दाब कहेंगे और यहाँ हम आंशिक वाष्प दाब को PA से दर्शाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे शब्द मोल अंश के बारे में। मोल अंश को ही मोल भिन्न और मोल प्रभाज भी कहते हैं। किसी मिश्रण में किसी पदार्थ के मोल तथा उस मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात को उस पदार्थ का मोल अंश कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि विलयन में विलेय पदार्थ के मोल अंश को हम XB से दर्शाएं तो XB का सूत्र है NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। यहाँ NB इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या और Na इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या। तो कुल मिलाकर यदि आप विलेय पदार्थ के मोल अंश ज्ञात करना चाहते हो तो विलेय के मोलों की संख्या को भाग दोगे विलयन के कुल मोलों की संख्या से और विलायक के मोल अंश ज्ञात करना चाहते हो तो विलायक के मोलों की संख्या को भाग दोगे विलयन के कुल मोलों की संख्या से। अब हम देखते हैं राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। माना कि A पदार्थ का मोल अंश XA है और B पदार्थ का मोल अंश XB तथा A पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब मतलब कि विलयन में उपस्थित उस विलायक का वाष्प दाब PA और B पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब PB है। तो नियम अनुसार A पदार्थ के लिए PA समानुपाती X है, जहाँ PA का अर्थ है A का आंशिक वाष्प दाब और XA का अर्थ है A का मोल अंश। अतः PA इज इक्वल टू PA नोट इंटू XA। यहाँ PA नोट का अर्थ है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसे हम छोटे से चित्र के माध्यम से भी समझते हैं कि यदि हमने विलायक अकेला लिया है तो उसके कणों के द्वारा उसी की सतह पर लगाया गया जो वाष्प दाब होता है उसे हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहेंगे PA नोट। इसी तरह यदि हम यहाँ पे विलायक के बदले में विलेय लेते हैं तो विलेय के कणों द्वारा अपने ही सतह पर लगाया गया वाष्प दाब उस विलेय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है, तो B पदार्थ के लिए अगर हम राउल्ट का नियम अप्लाई करें तो PB समानुपाती XB। अतः PB इज इक्वल टू PB नोट इंटू XB। यहाँ PA नोट जो है वो पदार्थ A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और PB नोट जो है वो पदार्थ B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। तो इस प्रकार राउल्ट का नियम यदि हम विलायक के लिए लिखें तो PA समानुपाती X है और विलेय के लिए लिखें तो PB समानुपाती XB। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। सबसे पहली चीज कि राउल्ट के नियम के अनुसार विलयनों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वो होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, अर्थात जिसमें PA इज इक्वल टू PA नोट इंटू XA हो और PB इज इक्वल टू PB नोट इंटू XB। और अनादर्श विलयन वो होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन में विलयन का जो कुल आयतन होता है वो दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात डेल V मिश्रण इज इक्वल टू 0। और अनादर्श विलयन में विलयन का जो कुल आयतन होता है वो दोनों घटकों के कुल आयतन के बराबर नहीं होता, अर्थात डेल V मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0।
इसको मैं छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ कि आप विलेय को 1 लीटर लेते हो और विलायक को 1 लीटर लेते हो और बनने वाले विलयन का आयतन यदि 2 लीटर है तो वो विलयन आदर्श विलयन है, और यदि 2 लीटर से कम या ज्यादा है तो वो विलयन अनादर्श विलयन। तीसरा है, विलेय और विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श विलयन जो होते हैं उसमें जब विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तब न तो ऊष्मा का शोषण होता है और न ही ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जबकि अनादर्श विलयन जो होते हैं उसमें विलेय को विलायक में मिलाने पर या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी। तो डेल H मिश्रण इज इक्वल टू 0, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन मिश्रण बनते समय एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो शून्य रहेगा, और इसमें मिश्रण बनते समय एंथैल्पी में कुछ न कुछ परिवर्तन पाया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, शुद्ध घटक के अणुओं के मध्य उतना ही आकर्षण होता है जितना कि विलयन के घटकों के मध्य। अर्थात जब विलेय और विलायक स्वतंत्र होते हैं उस समय विलेय के कणों के मध्य का आकर्षण बल और विलायक के कणों के मध्य का जो आकर्षण बल होता है उतना ही आकर्षण बल विलयन बनने के बाद में विलेय और विलायक के मध्य में भी पाया जाता है। और जो अनादर्श विलयन होते हैं उनमें शुद्ध घटक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो होता है उससे कम या ज्यादा आकर्षण बल विलयन बनने के बाद में पाया जाता है। आदर्श विलयन के उदाहरण है हेक्सेन और हेप्टेन का मिश्रण, मेथिल अल्कोहल अर्थात मेथनॉल और एथेनॉल का मिश्रण, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण, और अनादर्श विलयन के उदाहरण है एथेनॉल और बेंजीन का मिश्रण, HNO3 और H2O का मिश्रण, और HCl और H2O का मिश्रण। कणों के आकर्षण बल को हम इस छोटे से चित्र के माध्यम से समझते हैं। माना कि आपने A के कण सेपरेट बीकर से और B के कण सेपरेट बीकर से लेकर के उन्हें मिलाया है। मिलाने के बाद में जो विलयन बना उसमें A और B के बीच का जो आकर्षण बल है वो अगर A के आकर्षण बल और B के आकर्षण बल के जितना ही हो तो फिर यह विलयन आदर्श विलयन बनेगा। और यदि A और B के बीच का जो आकर्षण बल है वो विलयन बनने के बाद में दुर्बल होता है तो ये कण एक दूसरों से दूर रहेंगे और इनका आयतन बढ़ जाएगा, और यदि A और B के बीच का आकर्षण बल प्रबल होगा तो ये कण एक दूसरों के पास रहेंगे और इनका आयतन जो है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये दोनों विलयन जो है वो अनादर्श विलयन है और ये जो विलयन है वो आदर्श विलयन है। तो अनादर्श विलयन के भी दो भाग बनते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा नेगेटिव डेविएशन जो कि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन के इन प्रकारों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।